बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो हैं वो डिस्कस करने हैं। आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी dealt with in accordance with law. This article is pertaining to rule of law, equality, equity, justice, transparency, fairness. Once again, the title of the article is Right of Individuals to be dealt with in accordance with law. This article says it is the right of every citizen of the Pakistan to be dealt in accordance with the law. आर्टिकल 4 का जो सब आर्टिकल 1 है, उसमें ये है कि टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ and to be treated in accordance with the law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time being within Pakistan. ना सिर्फ citizens of Pakistan, बल्कि every person जो टाइम बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान है, तो उसको भी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 4 के तहत इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो फराहम कर रहा है। सब आर्टिकल 2 है इसका, इन पर्टिकुलर नो एक्शन detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law. यानी आर्टिकल 4 के तहत किसी भी शहरी की जो जिंदगी है, उसकी जो आज़ादी है, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो शोहरत है, जो प्रॉपर्टी है, इन तमाम चीज़ों को जो है किसी भी सूरत में जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा सिवाय लीगली इन अकॉर्डेंस विद लॉ। बी क्लास इसमें नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट व्हिच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और किसी बंदे को आप जो है उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते, उस पर कदगन नहीं लगा सकते, उस पर कैद नहीं लगा सकते, उस पर रुकावट नहीं लगा सकते। अगर कोई भी वो ऐसा काम कर रहा है जो लीगली इंटाइटल्ड है, जो लीगली वैलिड है, विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो उस काम की परफॉर्मेंस में जो है आप मज़ामत नहीं कर सकते, कोई रुकावट नहीं डाल सकते, कोई उस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। He is free from his dealings and his transaction if that transaction or dealing is in accordance with law. C clause इसमें है कि no person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. और अगर कानून किसी चीज की इजाजत नहीं दे रहा, कानून किसी काम को करने के लिए नहीं कह रहा, और आप बाय कंपल्शन और बाय थ्रेट और बाय फोर्स, बाय ब्लैकमेलिंग, बाय यूज ऑफ फोर्स, बाय कंपेलिंग, आप किसी को किसी के साथ सख्ती से किसी को मजबूर करके उससे कोई ऐसा काम नहीं करवा सकते which is not required by law.
ये हमारा था आर्टिकल 4। आर्टिकल 5 के अंदर है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, you should be loyal to the state. You should be sincere with state. Uh, you should be transparent in your thinking and action. That is the true spirit of patriotism. You should obey constitution. You should obey the laws as a responsible citizen. Loyalty to the state is the basic duty of every citizen. हर शहरी का ये फरीजा है, अखलाकी, मजहबी, कानूनी, कि वो अपनी रियासत के साथ, अपने वतन के साथ, अपने मुल्क के साथ वो होता है। तो भी कहा जाता है कि fidelity is the virtue of virtues and betrayal is the crime of crimes. तो एज ए शहरी जो है मुल्क से वफादार रहना ये सबसे बड़ी खूबी है, एक शहरी की सबसे बड़ी नेकी है, और मुल्क से जो गद्दारी है ये सबसे बड़ा गुनाह है, which is the crime of crimes. Obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time being, with it. किसी भी सिटीजन का ये फरीजा है, कौमी फरीजा है, इट इज नेशनल ड्यूटी कि वो अपने मुल्क के कवानीन और अपने मुल्क की आइन के साथ वफादार रहे, और कोई भी ऐसा दूसरा शख्स जो फॉर द टाइम बिंग पाकिस्तान है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फराहम कर रहा है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है रेसिप्रोकल कि वो भी अगर उस मुल्क में फॉर द टाइम बिंग रिजाइड कर रहा है या कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या स्टे कर रहा है, तो उस मुल्क के आइन, उस मुल्क के कवानीन की है वो पासदारी करेगा, उनका एहतराम करेगा। आर्टिकल 6 जो है ये हाई ट्रीजन से रिलेटेड है, बड़ा हॉट आर्टिकल है, डिबेटेबल है, मुख्तलिफ फोरम्स पे इसको डिस्कस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, और जब आइन और रियासत पे शब मारा जाता है तो उस वक्त भी जो है आर्टिकल 6 जो है उसको डिबेट किया जाता है, और उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे जाते हैं, डिस्कस किया जाता है। हाई ट्रीजन में है कि एनी पर्सन हु abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. आइन को मुअत्तल करना, आइन की रुख को नुकसान पहुंचाना, आइन को डिसॉल्व करना, आइन की प्रोविजन से नेगेट करना, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 6 के तहत ये जुर्म है। और जो बंदा भी कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को मसख करने की कोशिश करे, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करने की कोशिश करे, कॉन्स्टिट्यूशन की तज़हीक करने की कोशिश करे, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है डिसॉल्व करने की कोशिश करे, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस की जो स्पिरिट है उससे इनहराफ करे, उसको हम हाई ट्रीजन का जो है जुर्म का मुर्तकिब ठहराते हैं। Any person aiding or abetting or collaborating the acts mentioned in clause 1 shall likewise be guilty of high treason. High treason जो बंदा खुद कमिट करता है या उसके कमीशन में किसी ना किसी की जो इयानत करता है, उसमें साजिश बनता है, उसका शरीक जुर्म बनता है, उसमें हिस्सा लेता है, तो वो तमाम जो हैं इंडिविजुअल वो हाई ट्रीजन के जिम्मेदार होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सबोताज करने में हेल्प आउट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, किसी न किसी अंदाज में कंट्रीब्यूशन करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। An act of high treason mentioned in clause 1 or clause 2 shall not be
validated by any court including the Supreme Court and a High Court. अब आर्टिकल 6 के अंदर ये भी है कि इस एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन को कोई भी हायर या सुपीरियर कोर्ट जो है इसको वैलिडेट नहीं करेगा. इट इज इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट टू वैलिडेट द एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन. Majlis Shura, that is Parliament, shall by law provided for the punishment of persons found guilty of. मजलिस शूरा जो पार्लियामेंट है वो कवानीन के मुताबिक जो है जो हाई ट्रीजन का बंदा मुर्तकिब होगा उसको पार्लियामेंट जो है कानून के मुताबिक सजा देगी. एंड नो अब ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि अगर कोई बंदा हाई ट्रीजन का मुर्तकिब पाया जाता है तो मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन. जो भी हाई ट्रीजन का मुर्तकिब होगा उसके लिए मजलिस शूरा जो पार्लियामेंट है वो उस मुजरिम के लिए सजा जो है तो पार्लियामेंट जो है उसको एक्शन लिया जाएगा. आर्टिकल 7 जो है उसके अंदर जो है स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि द स्टेट मींस द फेडरल गवर्नमेंट and Majlis Shura, that is Parliament, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax. This is the definition of the state enshrined in the Constitution under Article 7. उसके बाद आर्टिकल 8 जो है उसमें है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वर्क. कि ऐसे कानून जो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दोज राइट्स व्हिच आर श्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. और ऐसे कानून जो बुनियादी हकूक की स्पिरिट के खिलाफ होंगे, बुनियादी हकूक की रूह के खिलाफ होंगे, उनको हम जो है वाइड करार दिया गया है आर्टिकल 8 के. एनी लॉ or any custom or any usage having the force of law insofar as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be void. कोई ऐसी ट्रेडिशन, कोई ऐसी कस्टम, कोई ऐसा यूजेज या कोई ऐसा लॉ या ये जो चीज़ें हमने कस्टम ट्रेडिशन यूजेज कह रहे हैं कि इनका स्टेटस एक कानून के तौर पर है, अगर ये चीज़ें जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं तो हम इनको वैलिड लॉ जो है नहीं करार दे सकते. The state shall not make any law which takes away or abridges the rights so conferred, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of such convention, be void. तो अगर कोई कानून जो है अगर फंडामेंटल राइट्स की रूह के खिलाफ जो है वो बनाया जाता है तो उसको जो है वो वाइड डिक्लेयर किया जाता है. The provisions of this article shall not apply to. अब कुछ जो है एक्सेप्शंस हैं. The provisions of this article shall not apply to. इन चीज़ों पे ये आर्टिकल जो है वो नहीं अप्लाई का. मिसाल के तौर पर any law relating to members of the armed forces or of the police or of such other forces as are charged with the maintenance of public order for the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of discipline among them. अगर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है तो फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या आर्म फोर्सेज हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन कर रहे हैं तो
उस पर ये आर्टिकल जो है ये सस्पेंड नहीं किया जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल इन द स्टेट। फिर उसके बाद है एनी ऑफ द लॉज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट schedule as in force immediately before the commencing day or as amended by any of the laws specified in that schedule। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो लॉज स्पेसिफाई किए गए हैं, अदर लॉज स्पेसिफाइड इन पार्ट वन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट वन में जो लॉज जो है डिस्क्राइब किए गए हैं, and no such law nor any provision thereof shall be void on the ground that such law or provision is inconsistent with or repugnant to any provision of this chapter। तो ये exceptions में fall करेंगे। फिर आर्टिकल 9 जो है उसके अंदर है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। नो पर्सन शैल बी deprived of life or liberty save in accordance with। किसी बंदे को ना हक जो है वो कत्ल नहीं किया जाएगा, ये सिक्योरिटी ऑफ पर्सन आर्टिकल 9 के अंदर। और किसी भी बंदे की जो शख्सी आज़ादी है उसको सल्ब नहीं किया जाएगा, ये भी आर्टिकल 9 के अंदर। तो हैबियस कॉर्पस की जो रिट हम फाइल करते हैं पेटिशन, ये बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द आर्टिकल 9। जब आप 491 सीआरपीसी के तहत हैबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन में जाते हैं तो बुनियादी तौर पर ये आर्टिकल 9 के अंदर जो पर्सनल लिबर्टी को गारंटी किया गया है, अगर उस पर्सनल लिबर्टी को इलीगली नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ अगर उसको वायलेट किया जाता है तो फिर हम हैबियस कॉर्पस की पेटिशन जो है 491 सीआरपीसी में जो है वो हम करते हैं। फिर एक अहम आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 10 है, दैट इज सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट से रिलेटेड जो है आर्टिकल 10 उसमें है कि दिस इज द टाइटल ऑफ आर्टिकल 10, सेफगार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड जो कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, उससे रिलेटेड है आर्टिकल। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice। जब आप कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है किसी बंदे को गिरफ्तार करती है किसी जुर्म के इर्तिकाब में, किसी भी ज़िमन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि वो जो बंदा आप अरेस्ट कर रहे हैं उसको आप बताएं कि दिस पर्टिकुलर एलिगेशन हैज बीन लेवल्ड अगेंस्ट यू एंड यू हैव बीन अरेस्टेड अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ। दिस इज द राइट ऑफ द एन इंडिविजुअल, दिस इज द राइट ऑफ द अक्यूज्ड। और दूसरा जो है कि आप उसको लीगल प्रैक्टिशनर की जो चॉइस है कि मुलजिम अपना वकील कर सकता है अपने डिफेंस के लिए, ये भी राइट ऑफ द अक्यूज्ड जो है, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल जो है इन द केस ऑफ अरेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रिजर्व कर रहा है। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the nearest magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of the magistrate। अब यही इंस्ट्रक्शन जो है ये सीआरपीसी के अंदर भी मौजूद है। स्टैट्यूटरी लॉ जो है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारा, उसके अंदर भी ये प्रोविजन मौजूद है कि जब किसी बंदे को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वाले या पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। जब भी पुलिस किसी बंदे को अरेस्ट करती है तो 24 आवर्स के अंदर जो है उसको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है, ताकि एक तो उस बंदे की जो इलीगल अरेस्ट या डिटेंशन है वो रिमूव हो जाए, दूसरा जब मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट एपरेंटली उसकी फिजिकल कंडीशन को भी चेक कर सकता है कि इस पर कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया, इसके पर्सन को तो नुकसान पहुंचाया नहीं गया, इसकी फिजिकल बॉडी पर तो कोई इंजरी नहीं आई,
और दूसरा, जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा उस इंडिविजुअल को, तो एक किस्म की जब वो जुडिशल कस्टडी में आ जाएगा तो वो अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट फील करेगा, या इन अदर वर्ड्स he would be in an appropriate way to in the custody of the state. Nothing in class 1 and 2 shall apply to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. तो अगर कोई हालात ऐसे थे कि ऐसे प्रिवेंटिव मेजर किसी जुर्म को रोकने के लिए या किसी बैड सर्कमस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया गया है लीगली एंड ऑफिशियली, तो फिर दैट अरेस्ट would be called in accordance with the law, and that is not the violation of the fundamental right of the person which is protected by Article 10. No law providing for preventive detention shall be made except to deal with persons acting in a manner prejudicial to the integrity, security, or defense of Pakistan, or any part thereof, or external affairs of Pakistan, or public order, or the maintenance of supplies or services, and no such law shall authorize the detention of a person for a period exceeding 3 months unless the appropriate review board has, after affording him an opportunity of being heard in person, reviewed his case and reported before the expiration of the said period that there is in its opinion sufficient cause for such detention, and if the detention is continued after the said period of 3 months unless the appropriate review board has reviewed his case and reported before the expiration of each period of 3 months and there is in its opinion sufficient cause for such opinion. तो अगर कोई ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हैं, लेकिन वो जो लॉज प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए बनाए गए हैं दैट शुड नॉट बी prejudicial to the integrity, security or defense of Pakistan. अगर किसी बंदे को प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत अरेस्ट किया गया है तो ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है डिवाइस किए गए हैं ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की जो इंटरनल सालमियत है उसके खिलाफ ये मेजर्स नहीं होंगे, ये एक शर्त है उसके साथ। और दूसरा, अगर कुछ ऐसे हालात हैं कि किसी को नज़रबंद करना या किसी को अरेस्ट करना जो है वो इन द पब्लिक इंटरेस्ट है, वो फॉर द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री ज़रूरी है, तो फिर उसमें उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों के लिए उसको डिटेन रखा जा सकता है, और हर 3 महीने के बाद जो है एक रिव्यू बोर्ड जो है वो बिठाया जाएगा कि क्या इसकी डिटेंशन लीगल है, वैलिड है, और क्या इसको मज़ीद 3 महीने के लिए एक्सटेंड करना जो है दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉज व्हिच आर प्रेवलेंट इन द कंट्री। फिर आर्टिकल 10A के अंदर जो है, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर राइट टू फेयर ट्रायल का फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. चाहे सिविल ट्रायल हो चाहे क्रिमिनल ट्रायल हो, तो आर्टिकल 10 के तहत जो है वो फेयर ट्रायल की एक प्रोटेक्शन है। सिविल लिटिगेशन हो चाहे क्रिमिनल लिटिगेशन हो, क्रिमिनल चार्ज हो या सिविल सूट, दोनों सूटों में जो है हर सिटीजन, हर इंडिविजुअल, हर लिटिगेंट्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना जो है ये आर्टिकल 10A के अंदर जो है फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फुलफिल किया जाए, जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए, जो अननेसेसरी कंपल्शंस हैं उनको रिमूव किया जाए, अननेसेसरी डिले जो है वो इन द डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस नहीं होगा। फेयर ट्रायल जो है बोथ पार्टीज शुड बी हर्ड इन एन अप्रोप्रिएट वे, दोनों पार्टी जो है वो वकील
करने का उनको हक है, उनकी बात सुनने का हक है, और फिर इलेबोरेट एविडेंस को सुनने के बाद जो है वो फैसले किए जाए, एक्स पार्टी डिसीजंस ना किए जाए, क्योंकि एक्स पार्टी डिसीजन जो है दोज आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेयर ट्रायल। फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जो अप्लीकेशन ऑफ लॉ है, मुख्तलिफ जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनको जो है म्यूटेटस म्यूटेंडस इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलो अप किया जाए। दिस इज नेसेसरी फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेयर ट्रायल। और कोई भी उसमें कोई ऐसी इरेगुलरिटी, ऐसा डिफेक्ट, ऐसा ल्यूक्योना जो है वो ना छोड़ा जाए जो डिस्पेंसन ऑफ जस्टिस के लिए जो है वो डेट्रीमेंटल साबित है। आर्टिकल 11 के अंदर जो है वो स्लेवरी, फोर्स लेबर, दीज आर प्रोहिबिटेड। Slavery is non-existent and forbidden, and no law shall permit or facilitate its introduction into Pakistan. Slavery की कोई शर्त जो है वो पाकिस्तान में जो है वो persist नहीं कर सकती। It is banned by the Constitution. All forms of forced labor and traffic in human beings are prohibited. Forced labor जो है जिसको Constitution ने मना कर दिया है, forced labor जो है कहीं भी पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। ह्यूमन बींग्स को जो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स का जो फिनोमिनन है वो भी एक क्राइम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत। उसको जो है उसको भी जो है फॉरबिडन कर दिया गया बाय लॉ, दैट इज नॉट लीगलाइज्ड बाय लॉ। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be engaged in any factory or mine or any other hazardous employment। 14 साल से जो कम उम्र का बच्चा है वो किसी फैक्ट्री और किसी माइन में वो काम नहीं करेगा, किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा। Nothing in this act shall be deemed to affect compulsory service. Number 1, by any person undergoing punishment for an offence against any law. Second, required by law for public purpose. Provided that no compulsory service shall be of a cruel nature or incompatible with human dignity. लेकिन अगर कहीं किसी जेल के अंदर या कहीं किसी पब्लिक पर्पस के लिए भी अगर किसी जोविनाइल से अगर कोई फोर्स लेबर ली जा रही है अंडर द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, तो उसमें भी जो कंपल्सरी सर्विस है वो इस किस्म की क्रूअल या इनकम्पैटिबल हॉर्ड नहीं होगी जो ह्यूमन डिग्निटी को जो है वो मसक करे। आर्टिकल 12 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। No law shall authorize the punishment of a person for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission। यानी जब कोई बंदा जब कोई जुर्म कमिट कर रहा है उस वक्त वो जुर्म जो था वो पनिशेबल नहीं था तो उसकी सजा उसको नहीं होगी। दिस इज द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट। For an offence by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offence at the time the offence was committed। जब उसने कोई offence commit किया है तो उस जुर्म की जितनी सजा थी उसको उतनी ही सजा मिलेगी। यानी जब उसने कोई जुर्म कमिट किया गया है उस वक्त अगर उस offence की सजा उस वक्त अगर नहीं बढ़ाई गई थी, बाद में बढ़ाई गई है, यानी आफ्टर द कमीशन ऑफ दैट offence, तो जब उसने offence commit किया गया है उसके बाद अगर किसी उसी ऑफेंस की सजा जो है उसको बढ़ा दिया स्टेट ने तो उसको पहली वाली फॉर्मल सजा जो है वो ही इम्पोज की जाएगी। दिस इज द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट। आर्टिकल 13 के अंदर जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो पर्सन shall be prosecuted or punished for the same offense more than once। एक ही जुर्म में, एक ही क्रिमिनल केस के अंदर, एक ही एफआईआर के अंदर जो है वो मुजरिम को एक बार ही सजा होगी। यही आइडिया जो है, यही प्रिंसिपल जो है ये ये सेक्शन 403 सीआरपीसी में भी दिया गया है जिसका टाइटल है द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी। तो प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी जो सेक्शन 403 सीआरपीसी के अंदर दिया गया है कि नो वन कैन बी पनिश्ड
twice for the same offense, no one can be punished twice for the same cause. वही प्रिंसिपल जो है, वही कैनन जो है वो आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की क्लास ए में दिया गया है. No person shall, when accused of an offense, be compelled to be a witness against himself. अब जो आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी क्लास ए में जो है रूल ऑफ डबल पार्टी को इलेबोरेट किया गया है कि no person can be punished twice for the same offense. No one can be embarrassed for the same cause twice. और इसी आर्टिकल 30 की क्लास बी में जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन दिया गया है कि यू can't compel any offender to make the confession of his crime, because it is the recognized principle of criminal law. It is the responsibility of the prosecution side to prove the case beyond possible doubt. ये prosecution की जिम्मेदारी है कि वो केस को जो है वो तमाम शकूक व शुबहात से बालातर हो के जो है उसको कोर्ट में साबित करे, फिर किसी बंदे को जो आप हैं वो कन्विक्ट करवा सकते हैं. तो ये कुछ अहम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे सबस्टेंटिव लॉज और प्रोसीजरल लॉज से जो है इनका काफ़ी हद तक जो एक कनेक्शन, एक रब्ता, इसलिए इन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं उनको जो है उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको स्टडी करना जो है वो ज़रूरी था. और मैंने इसीलिए आज के लेक्चर में मैंने ये फैसला किया था कि आज हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे which are directly or indirectly related to our various substantive and